4 मई 2026 की सुबह जब पूरी दुनिया की नजरें बंगाल पर थीं, तब लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा सिस्टम अपडेट हुआ। एक ऐसा चुनाव जिसने बंगाल के 3 दशकों के पुराने राजनीतिक भूगोल को रातों रात राख कर दिया। क्या आप जानते हैं कि पोलिंग से ठीक पहले 89 लाख वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया? ये कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी भनक टीएमसी के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं लगी। ममता बनर्जी का अपना ही किला भवानीपुर, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 वोटों से हराकर ये साबित कर दिया कि बंगाल की मिट्टी अब परिवर्तन नहीं बल्कि विनाश और पुनर्निर्माण मांग रही है। अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि ये हार सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। सच तो ये है कि बंगाल की सत्ता की चाबी उन फाइलों में दबी थी जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया आपसे छुपा रहा है। अगर आपने इस बदलाव के पीछे के असली सिस्टम को आज नहीं समझा, तो आप भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शिफ्ट मिस कर देंगे। दोस्तों, इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन हम उसे फिल्टर करके आप तक लाते हैं। अगर आप अपना कीमती समय बचाना चाहते हैं और सीधे काम की बात सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जगह यहाँ जल्दी पक्की कर लीजिए, ताकि हम हर बार ऐसे ही मिलते रहें। आज हम सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन 5 कड़वे लेसन्स की जिन्होंने ममता बनर्जी के 10 साल के साम्राज्य को धूल चटा दी। कैसे भ्रष्टाचार, आरजी कर केस का गुस्सा और अमित शाह की वो भविष्यवाणियां हकीकत में तब्दील हुई। आइए डेटा और फैक्ट्स के साथ इस कहानी की परतें खोलते हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या किसी बड़े मिशन पर हैं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन गलत डेटा है। बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा साइलेंट हथियार कोई भाषण नहीं, बल्कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था। जरा इस डेटा को ध्यान से समझिए। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बंगाल की वोटर लिस्ट का एक गहरा ऑडिट किया। परिणाम, लगभग 89 लाख वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया गया। ये बंगाल की कुल आबादी का करीब 11.6% हिस्सा है। टीएमसी का दावा है कि ये उनके कोर वोटर्स थे, जिन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया। लेकिन एक न्यूट्रल नजरिए से देखें तो ये डेटा प्योरिफिकेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेसन ये है, अगर आपके सिस्टम में घोष डेटा या इनएक्टिव एलिमेंट्स भरे हुए हैं, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी एक खोखली बुनियाद पर खड़ी है। टीएमसी पिछले 10 सालों से जिस वोट बैंक के भरोसे निश्चिंत बैठी थी, वो डेटा एक झटके में इनवैलिड हो गया। जब आपका डेटा क्लीन नहीं होता, तो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी 0 हो जाती है। आप सोचते हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर आपकी पकड़ खत्म हो चुकी होती है। सक्सेस का पहला नियम यही है, अपने सिस्टम से उस कचरे को बाहर निकालिए जो आपको जीत का झूठा भरोसा दे रहा है। बीजेपी ने इसी डेटा गैप को पहचाना और वहां हमला किया जहां टीएमसी सबसे ज्यादा रिलैक्स थी। लेकिन डेटा ही सब कुछ नहीं होता। जब डेटा क्लीन हो जाता है, तब असली खेल शुरू होता है इमोशनल ट्रिगर्स और ग्राउंड रियलिटी का। और यही हमें ले जाता है हमारे लेसन 02 की ओर, जहां हम बात करेंगे उस एक्स फैक्टर की जिसने बंगाल के गुस्से को एक दिशा दी। डेटा सफाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम आता है इमोशनल प्रॉक्सी। राजनीति हो या बिजनेस, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उस इमोशन को वोट देते हैं जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। बंगाल चुनाव 2026 में ये इमोशन था न्याय और सुरक्षा। पानीहाटी सीट के नतीजों को देखिए। वहां से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ की बढ़त कोई साधारण चुनावी जीत नहीं थी। रत्ना देवनाथ आरजी कर अस्पताल केस की पीड़िता की मां है। बीजेपी ने उन्हें एक सिंबल की तरह खड़ा किया। ये एक ऐसा इमोशनल प्रॉक्सी था जिसने टीएमसी के शासन मॉडल पर सीधा सवाल उठाया। जब कोई सिस्टम भ्रष्टाचार और अपराध के आरोपों से घिर जाता है, तो जनता को एक ऐसा चेहरा चाहिए होता है जो उनके दर्द का प्रतिनिधित्व कर सके। लेसन ये है, अगर आप अपने ब्रांड या अपनी लीडरशिप में जनता के इमोशनल दर्द को नजरअंदाज करते हैं, तो कोई दूसरा उस दर्द को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। टीएमसी ने इसे सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा समझा, लेकिन बीजेपी ने इसे अस्मिता और न्याय का सिस्टम बना दिया। नतीजा, बंगाल की महिलाओं और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा जो कभी दीदी का कोर वोटर था, वो चुपचाप उस मूक क्रांति का हिस्सा बन गया जिसका चेहरा रत्ना देवनाथ जैसी महिलाएं थीं। जब सिस्टम के प्रति गुस्सा बढ़ता है, तो वो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहता, वो सत्ता के सबसे मजबूत किलों के भी सेंध लगा देता है। और इसी सेंधमारी ने जन्म दिया उस बदलाव को जिसने टीएमसी के सबसे पुराने और भरोसेमंद गढ़ को एक दिन में ढहा दिया। लेकिन ये बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। बंगाल के सुदूर जंगलों में भी एक ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, जिसकी चर्चा हम लेसन 3 में करेंगे। ज्यादातर लीडर्स और बिजनेस हेड ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपने सेंटर या हेडक्वार्टर को बचाने में लगे रहते हैं, जबकि असली खतरा पेरिफेरी यानी किनारों से शुरू होता है। बंगाल चुनाव 2026 में टीएमसी के पतन की शुरुआत कोलकाता से नहीं, बल्कि जंगल महल के जंगलों से हुई। झारग्राम जैसी सीटों को देखिए, जहां बीजेपी के लक्ष्मीकांत साव ने टीएमसी के अभेद्य माने जाने वाले गढ़ को ध्वस्त कर दिया। ये कोई तुक्का नहीं था। बीजेपी ने उस वैक्यूम को पहचाना जो टीएमसी ने ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया था।
जब एक सत्ताधारी पार्टी केवल बड़े शहरों और हेडलाइंस पर फोकस करने लगती है तो दूर दराज के इलाकों में साधनों और ध्यान की कमी हो जाती है। बीजेपी ने वहां अपनी जड़ें जमाई जहां टीएमसी को लगा था कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेसन ये है, अगर आप अपने मार्केट के सबसे दूर के कस्टमर या अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबसे निचले स्तर के एम्प्लॉय को इग्नोर करते हैं तो आपका एम्पायर अंदर से खोखला हो चुका होता है। सक्सेस का सिस्टम कहता है कि आपको केंद्र से ज्यादा किनारों पर मजबूत होना होगा। टीएमसी भवानीपुर बचाने में व्यस्त रही और वहां का जंगल महल हाथ से निकल गया। जंगल महल की ये जीत केवल सीटों की जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश था कि अब टीएमसी का फियर फैक्टर यानी डर का माहौल खत्म हो चुका है। लेकिन जब डर खत्म होता है तो केवल बाहरी दुश्मन हमला नहीं करते, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी साथ छोड़ने लगते हैं। जब एक राजा कमजोर पड़ता है तो उसके अपने ही सिपह सालार पाला बदलने लगते हैं। यही हमें लेकर चलता है लेसन 4 की तरफ, जहां हम विश्लेषण करेंगे उस इंटरनल सिस्टम कोलैप्स का जिसने सत्ता के गलियारों में भगदड़ मचा दी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या सरकार बहुत बड़ी हो जाती है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका इनर सर्कल बन जाता है। बंगाल चुनाव 2026 के आंकड़े बताते हैं कि ममता बनर्जी के कैबिनेट के 20 से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए। ये केवल एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये उस भरोसे का टूटना है जो जनता का अपने लोकल लीडर्स पर से खत्म हो गया था। अक्सर लीडर्स को लगता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू उनके नीचे काम करने वालों की गलतियों को छुपा लेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। टीएमसी के मंत्री अपनी अपनी सीटों पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरे थे। जनता मुख्यमंत्री से नाराज नहीं थी, जनता उस सिस्टम से नाराज थी जो उनके और मुख्यमंत्री के बीच दीवार बनकर खड़ा था। जब आपके सबसे करीबी सिपाही ही अपनी साख खो देते हैं तो सेनापति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हार निश्चित है। लेसन ये है, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आपके मिड लेवल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस ही तय करेगी कि आपका ब्रांड बचेगा या नहीं। अगर आपके फ्रंट लाइन लीडर्स करप्ट या इनइफेक्टिव हैं तो आपका टॉप लेवल विजन किसी काम का नहीं। बंगाल में यही हुआ। सिस्टम के अंदर की सड़न इतनी बढ़ गई कि अंत में पूरा स्ट्रक्चर ही ढह गया। जब मंत्रियों की सीटों पर फियर फैक्टर खत्म हुआ तो जनता ने ये समझ लिया कि अब सत्ता का डर दिखाने वाले खुद अपनी जान बचाने में लगे हैं। लेकिन सत्ता केवल अपनों के टूटने से नहीं जाती, सत्ता तब जाती है जब कोई दूसरा आकर उस भविष्य को पहले ही प्रिडिक्ट कर दे जिसे आप देख ही नहीं पा रहे थे। जब आप हार को नकार रहे होते हैं तब कोई दूसरा आपकी विदाई की तारीख तय कर चुका होता है। यही हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और सबसे इम्पैक्टफुल लेसन 5 की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमित शाह की उन भविष्यवाणियों की जिन्हें मजाक में उड़ा दिया गया था। हाई परफॉर्मेंस का आखिरी और सबसे घातक नियम है प्रेडिक्शन को रियलिटी में बदलना। बंगाल चुनाव 2026 के परिणाम अमित शाह की उन भविष्यवाणियों की जीत है जिन्हें विपक्षी दलों ने चुनावी जुमला कहकर खारिज कर दिया था। अंग बंग कलिंग का उनका विजन और बाई दीदी का नारा महज शब्द नहीं थे, ये एक मनोवैज्ञानिक वार था जिसने हारने वाली पार्टी के मनोबल को चुनाव से बहुत पहले ही तोड़ दिया था। अमित शाह ने बहुत पहले कह दिया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जब आप सार्वजनिक रूप से इतनी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं तो आप अपने और अपनी टीम के लिए नो एग्जिट का रास्ता बनाते हैं, यानी अब आपके पास पीछे हटने का विकल्प नहीं है। बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी, आरएसएस की जमीनी ताकत और संसाधनों को इस एक भविष्यवाणी को सच करने में झोंक दिया। जब लीडरशिप के पास विजन की स्पष्टता होती है तो नीचे की टीम के पास डाउट के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेसन ये है, अगर आप अपने लक्ष्यों को लेकर ढुलमुल हैं तो आपकी टीम कभी भी 100% एफर्ट नहीं देगी। आपको अपनी जीत की घोषणा तब करनी होगी जब मैदान में धूल उड़ रही हो। टीएमसी ने अमित शाह की भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इन संकेतों को नहीं पढ़ा जो बीजेपी जमीन पर तैयार कर रही थी। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस को अपनी ढाल बना लिया, जबकि बीजेपी ने कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन को अपना हथियार। अंत में बंगाल 2026 की ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता, बिजनेस या कामयाबी ये सब सिस्टम का खेल है। जिसने डेटा को क्लीन किया, इमोशन को समझा, किनारों को पकड़ा, अंदर की सड़न को खत्म किया और भविष्य को डिकोड किया, वही इतिहास लिखता है। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगी या ये पूरे भारत की राजनीति के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताएं। सिस्टम का ये कोलैप्स सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। जिस तरह ममता बनर्जी के अभेद्य किले को डेटा और जनता के गुस्से ने ढहा दिया, ठीक वैसा ही एक विनाशकारी बदलाव अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दस्तक दे रहा है। आज हमने देखा कि कैसे बंगाल में फियर फैक्टर खत्म हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट की दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों ओला और उबर का डर भी अब खत्म होने वाला है। भारत सरकार के सपोर्ट से एक ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम खड़ा हो चुका है जो इन अरबों डॉलर की कंपनियों की जड़ें हिला रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा भारत टैक्सी मॉडल है जिसने ओला उबर की नींद उड़ा दी है और कैसे ये मॉडल आपकी जेब और ड्राइवर्स की किस्मत बदलने वाला है, तो आपको ये विश्लेषण अभी देखना चाहिए,
क्योंकि जो गलती ममता बनर्जी ने बंगाल में की, अपने सिस्टम की सड़न को नजरअंदाज करने की, वही गलती ये बड़ी कंपनियां आज कर रही हैं। उस धमाके को समझने के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बंगाल के इस बड़े बदलाव की खबर को हर ग्रुप में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, सिस्टम डिकोड करते हैं।